हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेस पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक का अध्ययन करने वाले हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा कार्बन एवं उसके यौगिक। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन एक अधातु है जिसका प्रतीक सी होता है। सर्वतोमुखी तत्व कार्बन भूप्रपटी में खनिजों के रूप में 0.02% पाया जाता है, जबकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन 0.03% पाया जाता है। सभी सजीवों, पौधे और जंतुओं का शरीर कार्बनिक यौगिकों का मिलकर बना होता है। इसके बाद है कार्बन में सहसंयोजी आबंध। अब कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, यानी आवर्त सारणी में कार्बन का परमाणु नंबर 6 होता है। अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे कि हम उपकोष पढ़ते हैं KLMN, इसी प्रकार तो इसके परमाणु क्रमांक 6 है। जैसा कि हमें पता है कि पहले उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो हमारा पहला उपकोष है यहाँ पर K, जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। उसके बाद दूसरा उपकोष है हमारा L, जिसमें कि अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, लेकिन 6 में से हमने पहले 2 इलेक्ट्रॉन पहले उपकोष में भर दिए। उसके बाद हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, जिनको हम L उपकोष में रखते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है, यानी जो अक्रिय गैस विन्यास मिलता है कार्बन को, वो कैसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो सबसे पहला है कि कार्बन चतुसंयोजी है। कहने का मतलब है इसका कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C+4। अब आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आयन होता है, जबकि प्रोटॉन धनात्मक आयन होता है। जैसे ही किसी कार्बन में से 4 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, यानी माइनस कम किया जाता है, तो +4 प्लस का बढ़ जाता है। उसके बाद न ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके C-4 आयनिक आबंध बनाता है। 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के साथ परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर आबंध बनाता है। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन दान करता है। यह क्या करता है, किसी एक दूसरे परमाणु के साथ सहयोग कर अपने अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करता है। एक ही अब बात आती है कि सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं, यानी 2 परमाणुओं के बीच साझे से जो बंध बनता है उसे बोलते हैं हम सहसंयोजी आबंध। यानी एक ही प्रकार या विभिन्न परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। एक शब्द में बोला जाए तो 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझे से बनने वाला बंध सहसंयोजी आबंध कहलाता है। कार्बन के अतिरिक्त परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंध बनाते हैं। इसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। जैसे कि मान लीजिए हमें H2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है, तो सबसे पहले तो हमें देखना है कि इनके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। यानी एक लाइन लिखी जाती है कि किसी भी परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें इतने ही इलेक्ट्रॉन और उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अब देख सकते हैं आप कि ये दोनों हाइड्रोजन, ये हमारा पहला हाइड्रोजन है और ये वाला दूसरा हाइड्रोजन। अब इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है और दोनों ने अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पहले वाले गोले में, ये पहले वाला गोला दिखाई दे रहा है आपको, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर क्रॉस के निशान से दर्शाया गया है। और 2 नंबर पर आप जानते हैं कि हीलियम परमाणु आता है, जो कि अक्रिय गैस है। इसी प्रकार इस वाले में भी आप देख सकते हैं कि इस वाले गोले के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका कहने का मतलब है कि इन दोनों ने अपना अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लिया है, वो भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। अब इससे हमें एक चीज़ ज्ञात होती है कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाने में जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है 2 परमाणुओं के बीच, उतने ही बंध बनते हैं। अब आप देख सकते हैं कि दोनों हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, तो इस प्रकार इन दोनों के बीच में एकल बॉन्ड बनेगा।
उसके बाद हमारे पास है O2 की संरचना। अब आप देख सकते हैं कि O2 के लिए हमारे में O2 का परमाणु क्रमांक होता है 8। यानी अगर इसमें हम उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरें तो पहले उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 2, उसके बाद हमारे पास बचते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे उपकोष में भरे जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना है तो लास्ट वाले उपकोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के बाद दोनों ऑक्सीजन को देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ऑक्सीजनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया हुआ है। अब आप देख सकते हैं पहले वाले गोले में यानी पहले वाले ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे वाले में भी आप देख सकते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी दोनों ने अपना अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लिया है। अब अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के बाद इन्होंने 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया है, तो इस प्रकार हमारी संरचना बनेगी जो उसमें ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होगा। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये देखिए जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसमें दोनों ऑक्सीजन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा है, तो इस प्रकार 2 बॉन्ड बने हुए हैं। इसी प्रकार N2 की संरचना बनाते हैं तो N2 का परमाणु क्रमांक होता है 7, जिसमें इलेक्ट्रॉन विन्यास भरेंगे हम तो हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास भरा जाता है 2 पहले उपकोष में, 5 दूसरे उपकोष में। अब जैसे ही 5 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो हमें पता है कि अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इनके उपकोष में लास्ट वाले उपकोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब इनको 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा करना पड़ रहा है। अब 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे तो दोनों नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और इनके अपने अक्रिय गैस विन्यास को प्राप्त कर लेंगे। ये तो हमारे तीनों इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना थी यदि 2 परमाणु समान हो। अब इसके बाद आती है हमारी H2O की संरचना, जिसमें कि 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है। अब आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो दोनों हाइड्रोजन के पास 1-1 इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है लास्ट उपकोष में। अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं तो ऑक्सीजन को इन दोनों हाइड्रोजनों के साथ 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ये 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो ऑक्सीजन के पास 8 हो जाएंगे और इन दोनों के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जो कि अपने अक्रिय गैस विन्यास को प्राप्त कर लेंगे। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं H2O की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनी हुई है। यहाँ दोनों हाइड्रोजनों ने 1-1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया ऑक्सीजन के साथ। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि H2O की संरचना के मध्य में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। इसके बाद आते हैं हमारे सहसंयोजी यौगिकों के भौतिक गुण। जिसमें पहला है कि सहसंयोजी यौगिकों के यानी साझेदारी के इलेक्ट्रॉन के द्वारा बने जो यौगिक होते हैं वो सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। और सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक बहुत कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि इनके मध्य में जो बंध पाए जाते हैं यानी अंतराणुक बल वो बहुत कम होते हैं, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। इसके बाद आता है कि सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कुचालक उन्हें कहते हैं जो अपने ऐसे विद्युत धारा को प्रभावित नहीं होने देते, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच कोई आवेशित कण नहीं होते। अब ये कुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच में कोई आवेशित कण नहीं होते हैं। अगला टॉपिक है हमारा कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, यानी कार्बन है जो वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है, वो क्यों पाया जाता है? इसके 2 कारण हैं। पहला है श्रृंखलन का गुण। पहला कारण है कार्बन की सर्वतोमुखी का श्रृंखलन के गुण, यानी कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला। अब कार्बन क्या करते हैं? आपस में बॉन्ड बनाकर एक तो लंबी श्रृंखला बना सकते हैं, या फिर साकेत श्रृंखला बना सकते हैं, या फिर वलय संरचना बना सकते हैं। वलय संरचना वाले यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। तो कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध से जुड़ सकते हैं, यानी कार्बन का अपने साथी इलेक्ट्रॉन कार्बन से जुड़ना और जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? श्रृंखलन। उसके बाद है दूसरा गुण है चतुः संयोजकता, यानी कार्बन की जो संयोजकता 4 है वह भी एक कारण है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति का। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। और संयोजकता किसे कहते हैं? कि किसी परमाणु द्वारा बनाए गए अपने चारों बंधों को उसकी संयोजकता कहते हैं, जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ एक संयोजी परमाणु, यानी अगर कोई एक संयोजी का मतलब है एकल बॉन्ड से जुड़ने वाला परमाणु, एक संयोजी परमाणु ऑक्सीजन
हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ आबंध बना सकता है, यानी कार्बन एकल बॉन्ड, द्विबंध और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। कहीं कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। उसके बाद है संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। तो सबसे पहली बात आती है कि हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के बने यौगिकों को, कार्बन व हाइड्रोजन के बने यौगिकों को, ये यहाँ पर सिलिमिस्टिक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा हुआ है जिसे मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। ये यहाँ पर सिलिमिस्टिक है, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन होगा ना कि हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन के बने यौगिकों को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। इसकी जगह क्या होगा हमारा? हाइड्रोकार्बन। अब आप देख सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में या कार्बन परमाणुओं के बीच में एकल बंध होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये संरचना बना के दिखाई हुई है आपको। उदाहरण है उसका एल्केन। अब सबसे पहली बात आती है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? ये आपका CnH2n+2, जो कि एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। इसका मतलब है यहाँ पर n संख्या है जो 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। अब इस एल्केन में CnH2n+2 यानी कार्बन की संख्या के 2 गुने तो हाइड्रोजन होते हैं, 2 गुने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं एल्केन में। उसके बाद आता है असंतृप्त कार्बन। अब असंतृप्त कार्बन उन्हें कहते हैं कि जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच में द्विबंध हो या ट्रिपल बंध हो। और द्विबंध होता है तब उसको हम कार्बन के बीच में द्विबंध होता है तब उसको हम बोलते हैं एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n, यानी एल्कीन में हाइड्रोजनों की संख्या कार्बन की संख्या की 2 गुनी होती है। इसके बाद आता है आपका त्रिबंध, जिनको हम त्रिबंध वाले यौगिकों को हम बोलते हैं एल्काइन। अब एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है आपका CnH2n-2, यानी कि हाइड्रोजनों की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 कम होती है। यह कुछ इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं और दी हुई हैं, जैसे C2H6, यानी 2 कार्बन और उनके चारों तरफ 6 हाइड्रोजन होने चाहिए। अब ये आप देख सकते हैं कि सभी हाइड्रोजनों ने कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया हुआ है। अब एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया हुआ है तो आप देख सकते हैं तो ये एकल बंध से ही जुड़े होंगे, और एकल बंध से जुड़े होंगे तो इनकी संयोजकता पूरी हो रही होगी। ये जितने भी हाइड्रोजन देख रहे हैं हमें कार्बन के चारों तरफ, ये एक बंध से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी देखिए बीच में भी इन्होंने आपस में एक इलेक्ट्रॉन का साझा किया हुआ है। कहने का मतलब सभी में एकल बॉन्ड बन रहा है और कार्बन के बीच में भी एकल बॉन्ड है, इसलिए हम इनको बोल रहे हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसके बाद है आपका कुछ संरचना सूत्र और उनके नाम। जैसे कि मैं बात करूं मीथेन का सूत्र होता है आपका CH4। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। उसके बाद है एथेन। अब बना कैसे ये कि अगर कार्बन एक कहता है उसको बोलते हैं मेथ, और एल्केन का नामकरण करते समय अंत में लगाते हैं अनुलोम के रूप में n, तो ये बन गया मेथेन। यदि कार्बन की संख्या 2 है तब उसको बोलते हैं हम एथ, और एल्केन का नामकरण करते समय अंत में लगाते हैं हम n, इसलिए बन गया ये एथेन। उसके बाद है प्रोपेन, जिसमें C3H। अब इसमें सभी में आप देख सकते हैं कि इनमें कार्बन की हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक है। यहाँ पर कार्बन की संख्या 3 दी हुई है, यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी? 8। आप देख सकते हैं 3 का गुना कितना होता है? 6, और उससे भी 2 अधिक है यानी 8। इसके बाद है ब्यूटेन। 4 कार्बन वाली संख्या को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। 5 कार्बन वाले जैसे पेंटेन, 5 कार्बन को बोलते हैं हम पेंट, और अंत में लगाते हैं एन अनुलोम तो उसका बन जाता है पेंटेन। इसके 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, एंड में लगा देते हैं एन। अब ये आपकी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की संरचना, जैसे कि एथीन C2H4 और यह C2H2 एथाइन। आप देख सकते हैं दोनों की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दिखाई दे रही है आपको। एथीन में 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया दोनों कार्बनों ने, इसलिए इनको बोलते हैं द्विबंध से जुड़े हुए एल्किन। और इस वाले में देख सकते हैं आप एल्काइन यानी इथाइन में दोनों कार्बनों ने 3 इलेक्ट्रॉन का साझा किया है,
तो इन दोनों के बीच संरचना कितने बंधन बने? 3। जैसे कि आप देख सकते हैं एल्कीन में C2H4। अब एल्कीन का सामान्य सूत्र अभी हमने पढ़ा था CnH2n, यानी कार्बन हाइड्रोजन की संख्या कार्बन की संख्या की 2 गुनी। तो आप देख सकते हैं सभी में आपको दिखाई देगी कि C2H4 यानी कार्बन 2 तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 6। अगले वाले में देख सकते हैं आप कार्बन कितने? 3 तो हाइड्रोजन कितने? 6। अब देखिए एल्कीन का नामकरण करते समय हम कार्बन की संख्या तो वही है, लेकिन अंत में ईन लगाते हैं। जैसे 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रॉप, अंत में लगा दे इन, तो जोड़ने पर बनता है प्रोपीन। जैसे इसी प्रकार आप देख सकते हैं ब्यूटाइन, यह आपके एल्काइन का नामकरण है C2H2 एथाइन 3। अब हम एल्काइन का नामकरण करते हैं तो अंत में आयन लगाते हैं और कार्बनों की संख्या का नाम तो वही रहता है जो पहले था। और संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन अगर सीधी श्रृंखला बनती है तब तो इनको बोलते हैं सीधी श्रृंखला वाले यौगिक। और दूसरा आता है शाखित श्रृंखला वाले, यानी जब किसी भी मुख्य श्रृंखला से शाखा निकलते हैं तब उसको बोलते हैं शाखित श्रृंखला। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पेंटेन के बारे में दिया हुआ है C5H12। आप देख सकते हैं C5H12 किस प्रकार बना है। यह सबसे पहले तो इस प्रकार बनाया है, उसके बाद देख सकते हैं कि इस प्रकार बनाया है। कार्बनों की संख्या उतनी ही है 5। अब इसको आप देख सकते हैं इस प्रकार बनाया है कि एक सीधी श्रृंखला के रूप में, और फिर इस प्रकार देख सकते हैं आप। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये आइसोपेंटेन है, ये नीचे लिखे हुआ आइसोपेंटेन। अब इसको आइसोपेंटेन किसी को कैसे बोलेंगे हम, तो आप देख सकते हैं ये आपकी कार्बन श्रृंखला है। अगर आपको अंत से दूसरे कार्बन पर, अंत से, अब मैं रेड से हाईलाइट करता हूँ, अगर आपको अंत से दूसरे कार्बन पर एक कार्बन या CH3 क्या दिख जाए आपको? एक कार्बन देख सकते हैं आप, जो मैंने रेड से हाईलाइट किया हुआ है। अगर अंत से, ये आप देख सकते हैं रेड से मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं एक CHHH अंत से दूसरे कार्बन पर, ये इधर से देख सकते हैं आप, ये अंत है इसका, या फिर प्रारंभ से, बात एक ही है, या तो अंत से या प्रारंभ से आपको दूसरे कार्बन पर CH3 दिख जाए तब उसको हम बोलते हैं आइसोपेंटेन। इसके बाद है आपका नियोपेंटेन। और आप देख सकते हैं नियोपेंटेन किसे बोलेंगे हम, कि ये तो आपकी मुख्य श्रृंखला है, C3 कार्बन की मुख्य श्रृंखला है। अगर आपको अंत से या प्रारंभ से दूसरे कार्बन पर 2 CH3 दिख जाएं तब उसको हम बोलते हैं नियोपेंटेन। ये देखिए जो मैं रेड से हाईलाइट किया हुआ है, ये आपका रेड से जो हाईलाइट है, इसको आप देख सकते हैं कि अगर अंत से आपको एक कार्बन पर 2 CH3 दिख जाएं तब उसको हम बोलते हैं नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं? नियोपेंटेन। इसके बाद है बला वाले यौगिक। अब बलय मतलब रिंग जैसी संरचना, गोल गोल संरचना, ये तो संतृप्त यौगिक है आपका, ये असंतृप्त यौगिक। जैसे कि आप बात करें हेक्सेन, तो इसका है C6H12, हेक्सेन का कितना है? C6H12। और बेंजीन की बात करें तो बेंजीन की संरचना कुछ इस प्रकार होती है कि एकांतरित डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, यानी एक के बाद एक। जो मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दोनों और ये तीसरा, ये आपके डबल बॉन्ड है। जो मैंने रेड से हाईलाइट किए हुए हैं आपके डबल बॉन्ड है। इसके बाद आता है टॉप का प्रकार्यात्मक समूह, जिनको बोलते हैं क्रियात्मक समूह। अब क्रियात्मक समूह से पहले विषम परमाणु की परिभाषा आती है कि हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में यह तत्व एक या अधिक हाइड्रोजनों को इस प्रकार प्रतिस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्टि रहती है। ऐसे तत्वों को विषम परमाणु कहते हैं। यानी किसी कार्बन की श्रृंखला में हाइड्रोजन को हटाने के लिए जो अन्य परमाणु उपयोग होते हैं उन तत्वों को हम क्या बोलते हैं? विषम परमाणु। यह विषम परमाणु या विभिन्न परमाणुओं का समूह जो कार्बन के यौगिकों को अभिक्रियाशीलता तथा विशिष्ट गुणधर्म प्रदान करते हैं उन्हें बोलते हैं क्रियात्मक समूह या प्रकार्यात्मक समूह। यानी जो परमाणु हमारे हाइड्रोजन को कार्बन के पास से हटा रहे हैं और उसको खुद जुड़ के एक अलग गुण प्रदान कर रहे हैं तो उनको बोलते हैं हम प्रकार्यात्मक समूह या क्रियात्मक समूह, जिसको इंग्लिश में फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं।
जैसे कि Cl और Br हो तब Cl को बोलते हैं, और इनको दोनों को मिला के तो बोलते हैं हेलो, पर Cl को बोलते हैं क्लोरो, यानी क्लोरीन को हम बोलते हैं क्लोरो, और Br को बोलते हैं ब्रोमो। और ये आपको किसी भी संरचना में इस प्रकार जुड़े दिखाई देंगे। और यहाँ पर आयोडीन दिया हुआ है, इसको बोलते हैं हम आयोडो। और एल्कोहल का क्रियात्मक समूह की बात करें हम, तो आप देख सकते हैं एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है OH। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है CHO, एल्कोहल, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कीटोन का क्रियात्मक समूह होता है देखो कीटोन में 2 बंध फ्री होते हैं और एक ऑक्सीजन 2 बंधों से जुड़ी होती है। कहने का मतलब अगर आपको कीटोन मिलेगा तो श्रृंखला के बीच में मिलेगा, जबकि एल्डिहाइड मिलेगा तो आपको श्रृंखला के अंत में मिलेगा। इसके बाद है आपका कार्बोक्जिलिक अम्ल। अब कार्बोक्जिलिक अम्ल मिलेगा आपको, यह आपको बीच में भी मिल सकता है और अंत या प्रारंभ में भी मिल सकता है। तो कार्बोक्जिलिक अम्ल का सूत्र होता है COOH, यानी ये कार्बोक्जिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह है। एल्कीन समूह है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिलेगा आपको, और एल्काइन समूह है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अब बात आती है सजातीय श्रेणी, यानी समजातीय श्रेणी। सम मतलब समान, जातीय मतलब जाति, यानी ऐसी श्रृंखला जिसमें सभी यौगिकों में क्रियात्मक समूह समान हो, उसको बोलते हैं हम समजातीय श्रेणी। यानी यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रकारात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है, उसे बोलते हैं समजातीय श्रेणी। जैसे हम बात करें एल्कोहल, तो आप देख सकते हैं CH3OH, फिर उसके बाद C2H5OH, फिर उसके बाद C3H7OH, फिर उसके बाद C4H9OH। अब इसके बाद आती है कि सामान्य सूत्र क्या होता है समजातीय श्रेणी का। तो आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। अगर कोई समजातीय श्रेणी है तो उसमें CH2 का अंतर होगा, या फिर बाहर के अनुसार 14 ग्राम का अंतर होगा। अब जैसे ही रासायनिक गुणधर्म तथा अणु द्रव्यमान बढ़ने से भौतिक गुणों में भी भिन्नता आ जाती है। रासायनिक गुणधर्म बढ़ जाएंगे, अणु भार बढ़ेगा, उसकी वजह से गुणधर्म में भी भिन्नता आ जाती है। उसके बाद है कार्बनिक यौगिकों की नाम पद्धति। तो इसमें आता है सबसे पहले आपका IUPAC, जो संस्था है कार्बनिक यौगिकों को नाम प्रदान करती है, उसका नाम है IUPAC, जिसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब यौगिकों कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात की जाती है। प्रकार समूह को पूर्व लगन अनुलग्न के साथ दर्शाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं हैलोजनों को पूर्व लगन के रूप में, जैसे क्लोरीन लगी हुई है तो उसको लिखते हैं हम क्लोरो, और ब्रोमीन लगी हो तो उसको लिखते हैं ब्रोमो, आयोडीन लगी हो तो उसको लिखते हैं हम आयोडो। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 नंबर पे एक आपकी 3 कार्बन की श्रृंखला है। तो यहाँ पर प्रतिस्थापी के रूप में आपको यहाँ पर क्लोरीन दिखाई दे रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो। अब देखो क्लोरीन को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं हम पहले, अब पहले लिखते हैं तो क्लोरीन को हम क्या बोलते हैं क्लोरो। अब कितने कार्बन है श्रृंखला में, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं प्रोप, और तीनों कार्बन एकल बंध से जुड़े हुए हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था कि यदि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड है तो उसके लिए हम अंत में एन लगाते हैं, तो इस प्रकार मिलने से बन जाता है आपका क्लोरोप्रोपेन। इसी प्रकार एल्कोहल है, एल्कोहल के लिए अनुलग्न लगाते हैं ऑल, यानी जहाँ कहीं भी आपको श्रृंखला में OH दिखाई दे तो अंत में आपको ऑल लगाना है। जैसे कि यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप। अब तीनों कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो इसको हो जाएगा प्रोपेन। अब OH दिखाई दे रहा है, इसका अनुलग्न लगाएंगे हम ऑल, तो इसका हो जाएगा आपका प्रोपेनॉल। इसी प्रकार एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का होता है आपका अनुलग्न अनुलग्न वह होता है जो अंत में लगाया जाता है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर एल्डिहाइड समूह जुड़ा हुआ है, और एल्डिहाइड का जो कार्बन है वो कार्बन श्रृंखला में सम्मिलित किया जाता है। इसको विशेष ध्यान रखें, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्जिलिक अम्ल तीनों के क्रियात्मक समूहों के कार्बन श्रृंखला में सम्मिलित किए जाते हैं, इसको विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर 3 कार्बन है, तो तीनों कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप,
तीनों कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड है, उसको बोलते हैं, उसके लिए हम अनुलग्न लगाते हैं एन, तो ये बन गया प्रोपेन। उसके बाद ये क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहा है आपको एल्डिहाइड, इसके लिए अनुलग्न लगाना है हमें क्या, अल, तो ये बन जाएगा प्रोपेनल। इसके बाद आता है आपका कीटोन। कीटोन के लिए अंत में अनुलग्न लगाते हैं हम वन, तो ऑन या वन। अब आप देख सकते हैं कि मैंने क्या बोला था आपको कि कीटोन आपको मिलेगा बीच में, यहाँ पर सिली मिस्टेक हुई है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं लगाया है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि कार्बन श्रृंखला 3 कार्बन की है, तो आपको पता है कि 3 कार्बन के लिए हम प्रॉप लिखते हैं। अब प्रॉप लिखने के बाद तीनों कार्बन एकल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो उसके लिए अनुलग्न एन लिखते हैं, तो ये बन गया प्रोपेन। और अंत में कीटोन के लिए क्या लगाना है हमें, ऑन, तो ये क्या बन जाएगा प्रोपेन। इस प्रकार आता है आपका अगला कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए अनुलग्न लगाते हैं हम एसिड, यानी ओइक एसिड। अब आप देख सकते हैं कि ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये भी देख सकते हैं आप ये कार्बन श्रृंखला में सम्मिलित है, तो 3 कार्बन की श्रृंखला है। 3 कार्बन की श्रृंखला को 3 कार्बन के लिए शब्द आता है आपका प्रोप, और उसके लिए और तीनों कार्बन एकल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपको एकल बॉन्ड के लिए अनुलग्न लगाना पड़ता है एन, तो ये बन गया प्रोपेन। और जो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप दिखाई दे रहा है उसके लिए हम अनुलग्न लगाते हैं ओइक अम्ल, तो पूरे को मिलाने पर बनता है प्रोपेनोइक अम्ल। क्या बनता है, प्रोपेनोइक अम्ल। इसके बाद है आपका एल्किन। एल्किन के लिए अंत में हम लगाते हैं इन, तो आप देख सकते हैं कि ये 3 कार्बन की श्रृंखला, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप और एल्किन। अब कार्बन के बीच में यहाँ पर भी सिली मिस्टेक हुई है, क्या करना था, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाने थे, तो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो उसके लिए अंत में लगाते हैं इन, तो ये बन जाएगा प्रोपिन। इस प्रकार एल्काइन के लिए हम लगाते हैं अंत में आयन, तो कार्बन के बीच में एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये बड़ा कोष्टक 3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को दर्शा रहा है, ये बड़ा कोष्टक ट्रिपल बॉन्ड को दर्शा रहा है, तो 3 कार्बन को हम बोलते हैं प्रोप। और 3 कार्बन अगर 3 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसके लिए अंत में हम लगाते हैं आयन, तो ये आपका नाम बन जाएगा प्रोपाइन। आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।